हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जीपीआरएस लर्निंग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पूरे जोश के साथ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आए होंगे। कक्षा 10 अर्थशास्त्र का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक नाम का चैप्टर, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो आपके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आर्थिक विकास की समझ अध्याय 2। इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है जरा मैं आपको बता दूं अच्छे से। मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फुल नोट्स मिलेगा और यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर और कंप्लीट थ्योरी भी मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है जी, तीनों दिख रहा है। तो चलते शुरुआत करते हैं। आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा और इस वीडियो में सारे नोट्स को लिखते के साथ साथ अच्छे से समझते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक यही है मेरा और इस चैप्टर का भी। तो चलिए मैं ये वाला पेन चूज़ कर लेता हूँ और हमारे पास कई सारे डाटा हैं जिसको शेयर करेंगे। फर्स्ट वीडियो है, अच्छे से समझना है। आर्थिक कार्यों के 3 क्षेत्रक हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पहला का नाम है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा का नाम है द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा का नाम है तृतीयक क्षेत्रक। याद करना आसान है, तीनों नाम को याद अच्छे से कर लीजिए। 3 तरह के क्षेत्रक हैं, डिटेल स्टडी अभी तुरंत करने वाले हैं। ठीक है जी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने कितने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये सेकंड पेज पर हम लोग ये सारी स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं फिर यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद, तीनों क्षेत्रकों का हम लोग पढ़ेंगे। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। डिटेल से पढ़ने के बाद फिर हम लोग तीनों क्षेत्रक को एक बार फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग ये तो हो गया और इसी को हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो सेकेंड पार्ट भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में, प्राथमिक क्षेत्रक में लिखा हुआ है कि इसको ध्यान से समझना है। जब हम प्राथमिक संसाधनों का उपयोग करके, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, जो प्राकृतिक संसाधन हमें प्राप्त हुए हैं, प्रकृति के द्वारा जो संसाधन मिले हैं, उसका अगर हम यूज करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, और जो उत्पादन है उससे उस उत्पादन में जो गतिविधियां शामिल की गई है, उस तरह की गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना है, जो प्राकृतिक संसाधन को यूज करके हम नए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उस तरह की गतिविधि किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में है। तो चलिए कैसे होगा एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्रक में जो है कि उत्पादन करके जो प्राकृतिक संसाधन का हम लोग गतिविधि शामिल करते हैं, ऐसा क्यों है? इसका क्योंकि का रीज़न भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना रहता है एग्जाम में, तो हमने भी पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख लिया। आप इसको नोट कर रहे होंगे आई होप। यह उन सभी उत्पादों का आधार है। क्या लिखा है? यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रम से निर्मित करते हैं। क्यों भाई? ये क्यों उत्पादों का आधार है? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रक से जो उत्पाद होंगे वो प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पाद द्वितीयक क्षेत्रक में जाएंगे। द्वितीयक क्षेत्रक के जो उत्पाद होंगे वो तृतीयक क्षेत्रक में होने वाली गतिविधियों में मदद करेंगे। यानी कि जो तीनों क्षेत्रक है जिसका बेस जो है, फाउंडेशन जो है, वो प्राथमिक क्षेत्रक है। ठीक है जी, इस पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना था आपको। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा? देखिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब तरह का आपको इस वीडियो में दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो अभी मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव में आपको बताते चलूंगा मैं। चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्रक को और किस नाम से जाना जाता है। और अगर छोटे से क्वेश्चन में ये पूछ दे क्यों ऐसा नाम से जाना जाता है, तो उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, नीचे में पढ़िए, इस क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। आपको ब्लू कलर से एकदम डार्क दिख रहा होगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका रीजन भी देना पड़ेगा। अगर एक नंबर में पूछ दिया जाए क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कृषि और सहायक क्षेत्र क्यों कहा जाता है, तो इसका रीजन ये है कि इस क्षेत्र के सारे प्राकृतिक उत्पाद कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। इसका क्या मतलब? वो रटना नहीं है, समझना है। देखिए समझिए इसको, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और कृषि एवं सहायक क्षेत्र ये कहा जाता है, ये 2 चीज़ को आपको गौर करना है।
अब आपको मैं स्क्रीन हटा रहा हूं, आप देखिए इसको ध्यान से। इस क्षेत्र के सारे प्राकृतिक उत्पाद कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एक पहला वर्ड है कृषि, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र से जो भी उत्पाद प्राप्त होगा कहां से प्राप्त होगा? कृषि से। कृषि से जितने भी उत्पाद प्राप्त होते हैं वो सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको। कृषि करने से, कृषि चैप्टर पढ़े होंगे, कृषि चैप्टर आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो कृषि से जितने भी उत्पाद प्राप्त होते हैं, किसान कृषि करते हैं, उससे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। वे सारी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र में आती है। और कृषि के साथ जो सहायक क्षेत्र लगे हुए हैं जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ये सभी भी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसको कृषि के सहायक क्षेत्र कहा जाता है। तो उसी से सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं प्राथमिक क्षेत्र के, इसलिए इसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसका रीजन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या स्टडी करना रहेगा इसमें। चलिए जी, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट द्वितीयक क्षेत्रक को। ठीक है, मजा आ रहा है, पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे होंगे आई होप। द्वितीयक क्षेत्रक का इसका डेफिनेशन सबसे पहला काम एक डेफिनेशन को तैयार करना है, जो कि डेफिनेशन तैयार किया हुआ है, उसको गौर से आपको पढ़ना है। मैं साइज और छोटा कर लूँ क्या? चलिए, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली है कि अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। पहला तो हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। ठीक है, पहला था प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा था द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा था तृतीयक क्षेत्रक। यह क्लियर है आपको? प्राथमिक क्षेत्रक से जो भी उत्पाद प्राप्त हुआ, कृषि संबंधित उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि हुआ, मत्स्य पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, ये सारे जो उत्पाद हैं कृषि से उत्पाद, कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्र, मैंने बताया, रीजन भी दिया, कृषि एवं सहायक क्षेत्र, वो सारे उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है जी, मजा आ रहा है? तो प्राथमिक क्षेत्रक का जो भी उत्पाद प्राप्त हुआ, इससे जो हमें प्रोडक्ट मिला, ये जो हमसे प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट को यूज करके, इस प्रोडक्ट को क्या करना है? यूज करना है। इस प्रोडक्ट को यूज करना है और इसका काम द्वितीय क्षेत्रक में होगा। इसको यूज करके यहाँ पे जो द्वितीय क्षेत्रक है उसका, इस प्रोडक्ट को यूज करके या फिर प्राकृतिक संसाधन में जो भी हमको संसाधन प्राप्त है प्रकृति के द्वारा, उस संसाधन को यूज करके नया रूप देना है, नया परिवर्तन करके नया वस्तु का निर्माण करना है। ये जो प्रक्रियाएं होती है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वही लिखा हुआ यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र क्लियर हो गया जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है? प्राकृतिक उत्पादकों को, प्राकृतिक जो उत्पादन हुए, जो संसाधन मिले, जो प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन हुआ, तीनों पहला संसाधन में जो हमको मिल रहा है प्रकृति के द्वारा, उसका यूज करेंगे। या फिर प्राथमिक क्षेत्र जो फर्स्ट था, ये द्वितीय है, प्राथमिक क्षेत्र से जो कृषि से उत्पाद मिला उसको यूज करना है। और उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे? विनिर्माण प्रणाली के जरिए, मतलब विनिर्माण प्रणाली के जरिए यानी कि इंडस्ट्री में ले जाके उसका हम अपने मशीनीकरण से नया रूप देना है, नए रूपों में उसको परिवर्तन करना है। तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है। इसको, ये फैक्ट्री में काम होता है, जब बता ही दिया, फैक्ट्री में होता है, इंडस्ट्री में होता है, इसलिए फैक्ट्री को हिंदी में उद्योग कहते हैं, इसलिए उसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यह क्षेत्र क्रमिक रूप से विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ता चला गया है। उद्योग में ये सारे काम हो रहे हैं, जो उद्योग के कारण काम हो रहे हैं, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण देख लीजिए, आपके सामने उदाहरण है, पढ़िए एक एक करके। कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं, कपड़े बुनते हैं, इंडस्ट्री में काम हो रहा है, द्वितीय क्षेत्र के काम हो रहे हैं। गन्ने का कच्चे माल, गन्ने मिलता है हम लोग खेती से, गन्ने मिलता है खेती से, कपास मिलता है खेती से, उसको यूज करके क्या क्या नया वस्तु का निर्माण करना है, चीनी निर्माण करना है, गुड़ निर्माण करना है गन्ने से। ये सारे काम द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके या फिर प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त हुआ उसको यूज करके द्वितीय क्षेत्र में काम करना है, उसको नया रूप देना है, विनिर्माण प्रणाली के जरिए इंडस्ट्री में ले जाके नया वस्तु का निर्माण करना है। ये सारे काम द्वितीय क्षेत्र में होते हैं। इसलिए कहा गया था, शुरू में बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र जो है बाकी सभी क्षेत्र का आधार है, उसी का यूज कर करके हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं पेन का और लेवल बढ़ा लूं। चलिए इसकी बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। यह गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती। तब क्या करती है? वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती। वस्तु तो यहाँ इंडस्ट्री में उत्पादन हो ही गया, औद्योगिक क्षेत्र में।
यहाँ उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। मतलब उत्पादन प्रक्रिया, ये तो उत्पादन हो रहा है, अब इसको जो मदद करेगा वो कौन करेगा? तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद बना उसको यूज करके हम इंडस्ट्री में लेके गए, द्वितीयक क्षेत्र में ये काम हुआ। इसको हेल्प करने के लिए आया मेरे पास कौन कौन भाई? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है जी, कैसे होगा जरा इसको समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। आई होप कि आप लोग नोट कर रहे होंगे। ठीक है जी, पहला एग्जाम्पल है, अब इसको समझिए। यह गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। पहला पॉइंट ये हो गया। क्यों हो गया ऐसा भाई? क्यों हो गया ऐसा भाई? क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीयक क्षेत्रक दोनों में मदद कर रहा है उसके विकास में। मतलब इसमें मदद कर रहा है तो उसका विकास होगा, तब मदद होगा तो विकास होगा। ठीक है, ठीक है जी। अब इसको सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, सेवा क्षेत्रक भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको सेवा क्षेत्रक? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दूसरे के द्वितीय क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है उसमें मदद कर रहा है, उसमें सेवा प्रदान कर रहा है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। यहाँ देखिए, यह गतिविधियां वस्तुओं के उत्पादन के बजाय क्या करती है? यहाँ पे देख रहे हैं आप, यह गतिविधियां वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, मतलब सेवा प्रदान करती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, नीचे उदाहरण है, आप इसको पढ़िए, मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है परिवहन मतलब एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो जो इंडस्ट्री में लेके जाया जाएगा, इंडस्ट्री से बाहर लाया जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा, इधर उधर जो संचार का परिवहन जो होगा वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो भंडारण होगा, जो वस्तुएं एक जगह दूसरी जगह जाएगी, कहीं पे इकट्ठी होगी, जो भंडारण का कार्य होगा उसमें जो लगे हुए लोग होंगे, वो जो गतिविधियाँ चल रही होगी वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। संचार मतलब इसके बीच में जो हम लोग बातचीत कर रहे हो, जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, जो संचार का माध्यम है, वो सारे बैंक भी सेवाएं प्रदान करती है। इस सारे काम में व्यापार का काम, इंटरनेट भी मदद करती है। सारे जो क्षेत्र जो कार्य हैं वो सारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट नोट कर रहे होंगे आप लोग। चलिए, ये है हमारा, इसमें आते हैं, लास्ट पेज है आज का। सेकंड वीडियो में हम लोग इसको और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सकल घरेलू उत्पाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, डेफिनेशन को क्लियर करना है। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में, डेफिनेशन बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य, यहाँ पे गौर करना था आपको, अंतिम वस्तुएं लिखा हुआ है। अब अंतिम वस्तुएं क्यों लिखा हुआ है? किसी देश के भीतर, मतलब कोई देश है, सपोज कीजिए कोई देश है, भारत ही हमारा देश है, उसके भीतर मतलब टोटल भारत में किसी विशेष वर्ष में, मतलब कोई जैसे 2020 का वर्ष हो गया, अभी 2021 का वर्ष हो गया, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ईयर की हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कोई एक ईयर, पर्टिकुलर ईयर की कैलकुलेशन करते हैं। किसकी कैलकुलेशन करते हैं पर्टिकुलर ईयर में? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है किसकी कैलकुलेशन करते हैं? उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, किसकी कैलकुलेशन? जो उस देश में उत्पादन हो रहा है, किसकी? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की। उस वस्तुओं से जो हमको सेवाएं मिल रहा है, जो अंतिम वस्तुएं उत्पादित हो रही है, अंतिम वस्तुएं क्या है क्लियर करूंगा अभी, उसका कैलकुलेशन करना, उसके मूल्य का कैलकुलेशन करना, उसके कॉस्ट को कैलकुलेट करना, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है जी। अब सकल घरेलू उत्पाद से क्या होगा? ज़्यादा अगर कॉस्ट होगा, इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है। ज़्यादा अगर मूल्य होगा किसी एक देश में, तो वो जो है कि देश बढ़िया है। डेवलप्ड कंट्री मतलब अर्थव्यवस्था वहाँ का बढ़िया है, इसलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है, मतलब विशाल अर्थव्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। अब भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे भारत की ही बात करेंगे। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन केंद्र, मतलब कौन मापन करता है भारत में? तो कौन करता है? केंद्र सरकार, मतलब जो केंद्र की सरकार है भारत में, उसके मंत्रालय द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार की मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालय द्वारा ये कार्य संपन्न किया जाता है, इतने बड़े कार्य को। ये जो मंत्रालय है कैसे कार्य करती है तो उसकी बात करते हैं। वो अकेला तो पूरा कार्य कर नहीं सकती। ठीक है जी। अब वो क्या करती है? वो केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सभी स्टेट को, सभी राज्यों को, या फिर जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं,
केंद्र शासित प्रदेश को अपना कुछ कार्य सौंपती है। क्या सौंपती है? वो केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से, सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी विभाग हैं, उस विभाग की सहायता लेती है कौन? जो हमारी केंद्र सरकार की मंत्रालय है, उसकी सहायता से क्या करती है? वस्तुओं और सेवाओं के पढ़िए ध्यान से, वस्तुओं और सेवाओं के कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचना एकत्र करती है। तो जितने भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई है उसकी कुल संख्या लेना है, उनका मूल्य लेना है, सब कुछ इकट्ठा करके ये केंद्र सरकार की मंत्रालय काम करके हमें इसका ब्यौरा देती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी एक देश के भीतर में किसी एक वर्ष में जो टोटल उत्पादन हुआ है उसका जो मूल्य है, उसका जो कैलकुलेट करके टोटल आता है वही सकल घरेलू उत्पाद है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि अंतिम वस्तुएं क्या है। अंतिम वस्तुएं का मतलब हुआ कि किसी एक वस्तु की मदद से, एक वस्तु को यूज करके दूसरा वस्तु आएगा, दूसरा वस्तु से मदद करके तीसरा वस्तु आएगा। इसलिए हम लोग अंतिम वस्तुओं को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अंतिम वस्तुओं को अगर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो पहले, जैसे मान लीजिए सपोज कि आटा है, अब गेहूं है, गेहूं से आटा बनेगा, फिर आटा से लेके बिस्कुट बनेगा। तो इस तरह से जो प्रोसेस, एक छोटा सा एग्जांपल दिया हमने, एक छोटा सा एग्जांपल है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल, जिसके एक से अगला बनता है, उससे अगला इससे बना, इससे अगला वो बना। अब इस तरह से जो मूल्य बढ़ते जाएंगे, अब गेहूं का जो दाम होगा, एक बिस्कुट बनाने के लिए जितने गेहूं का दाम होगा उतना गेहूं का दाम आटा बनाने में जो खर्च होगा उसमें ऐड हो जाएगा, फिर आटा से बिस्कुट बनाने में जो खर्च होगा सारा प्राइस ऐड होके बढ़ता है। तो ये तो मात्र छोटा सा स्टेप था। ऐसे कई वस्तुएं हमारे अगल बगल में हैं जो एक बार में तैयार नहीं होती, वो विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा जाके तैयार होता है, बहुत सारी स्टेप्स में जाके वो तैयार होते हैं। तो उन सारे स्टेप जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका हम लोग मूल्य ऐड करते रहते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। इस तरह से अगर हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं तो उसका दाम क्या होता है? बढ़ता जाता है। यही वाला दाम तो नहीं रहेगा, ये दाम होगा, फिर इंक्रीमेंट आएगा, 3 तरह के स्टेप, 4 तरह के स्टेप हमें सामान बनता है। किसी एक स्टेप से फिर वो बना, फिर वो बना, वो बना। इस तरह से जो लास्ट अंतिम वस्तुएं बना, जैसे बिस्कुट को यूज करके फिर कोई नया वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से हम आटा से कई सारे वस्तुएं बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया। इस तरह से बहुत वस्तुएं जो स्टेप वाइज बनते हैं, इसका कोई अलग यूज होगा, इसका कोई अलग यूज होगा, इसका कोई अलग यूज होगा, लेकिन लास्ट जो फाइनल बनेगा उसका कोई यूज नहीं होगा। तो इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके दाम में, इस वाले के दाम में इन सभी का दाम पहले से जुटा हुआ रहता है। अगर हम सभी को कैलकुलेट कर लें, मान लीजिए सभी को कैलकुलेट कर लें, तो इसके दाम में, इस वाले के दाम में इसका दाम, इसका दाम, इसका दाम, सबका जुड़ा हुआ है। अब फिर से अगर हम सभी को ले लेंगे तो क्या होगा कि एक मूल्य को कई बार कैलकुलेशन हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट फाइनल की ओर कैलकुलेट करते हैं, बीच वाले दाम को नहीं लेते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। बीच वाले दाम को नहीं लेते हैं, बीच वाले दाम को नहीं लेना है, फाइनल में जो बन रहा है उसका दाम लेना है, क्योंकि फाइनल वाले में बीच वाला का दाम पहले से ही शामिल होता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंतिम टॉपिक है, बहुत तन कर बैठ जाइए, वीडियो में लाइक ठोक दीजिए, आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए। तीनों क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का आंकलन, वो तीनों क्षेत्र पढ़े ना, उसमें हम कैसे कैसे देखिए आंकलन करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा। मैं अच्छे सा पेन आपके लिए सेलेक्ट कर लूँ, कौन सा सेलेक्ट कर लूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये कर लूँ, ये चलो ये कर लेता हूँ। चलो भाई, ओके भाई। पहला अर्थशास्त्रियों का सुझाव है, मतलब जो जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसमें अर्थशास्त्री होते हैं, और जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो उसके साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक, उसी तरह अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्री, और इतिहास तो इतिहासकार। उसी तरह अर्थशास्त्र के लिए कौन जो ज्ञानी होते हैं उसको अर्थशास्त्री कहा जाता है। तो अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग मतलब ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, योग करने के लिए क्या, उनके मूल्यों का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। उसका मूल्य का उपयोग करने की कोई बड़ी बात तो है नहीं। तीनों क्षेत्रों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। तीनों क्षेत्र का जो भी वस्तुओं हुआ उसका प्राइस हम लोग ऐड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं, ठीक है। दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है उसको निकालते हैं। ऐसा क्यों, किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि
तीनों क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का आंकलन हम कैसे ऐड करते हैं इसको बताया जा रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अर्थशास्त्री क्या सुझाव दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सुझाव जो यहाँ पे अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया है, उत्पादित और बेची, यहाँ पे बेची गई होगी, इस जगह पे लिखा रहेगा उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की जरूरत नहीं है। यही तो मैं इतना देर से समझा रहा था। यहाँ पे बेची होगा, ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे तो बेची लिखना था यहाँ पे, ठीक है जी। यही मैं इतना देर से समझा रहा था कि सभी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक वस्तु को गणना करने की जरूरत नहीं है। तब किसकी जरूरत है भाई? सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का औचित्य है। अंतिम वस्तु जो प्रोडक्ट हो रहा है, अंतिम सेवाएं जो प्रोडक्ट हो रही है, सिर्फ उसी को कैलकुलेट करना है। क्योंकि का रीजन अगर एग्जाम में आ गया तो आप क्या कीजिएगा? मैं बता रहा हूँ आपके लिए, बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, पढ़िए जरा ध्यान से, मैं जरा हटा दूँ इन सबको। चलिए यहाँ देखिए, मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग अंतिम उत्पाद के निर्माण में, यानी कि बीच में जो वस्तुएं बन रही है, मैंने बहुत सारे स्टेप में आपको दिखाया था, ये सारी वस्तुएं जो निर्माण होती है, तो बीच वाले जितने भी वस्तुएं हैं उसका जो प्रयोग होता है उसके उत्पादन के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य पहले से ही शामिल होता है। इसको आप पढ़िए ध्यान से, यहाँ समझिए, अब ध्यान से, इसको मैं हटा रहा हूँ, अब समझिए, ध्यान से समझिए। नीचे में देखिए लिखा हुआ है, मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग, जो हम लोग बीच वाले वस्तुएं हैं उसके मूल्य का कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि अंतिम वस्तुओं का जो फाइनल मूल्य होता है उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य पहले से ही शामिल होता है। यही रीजन आपको एग्जाम में लिख कर आना है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने, आई होप आप बहुत सारे बता दिए होंगे और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिए होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इससे सब तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको सारे सेकंड पार्ट और भी सोशल साइंस के वीडियोज और साइंस के वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोडेड है क्लास 10th के, तो वो सबको भी आप देखिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको इसको नोट्स बनाना है, इसके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, थैंक यू बच्चों।